हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं साइंस फिजिक्स का दूसरा सीरीज जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में हम लोग न्यू पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या है वो हम लोग देखते हैं। हम लोग फर्स्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 20 से आगे क्वेश्चन को देखेंगे कि 20 से आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इसको जो है सबसे पहले निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, निर्गत किरण बोलते हैं। फिर हम लोग का आगे का क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, 25 नंबर में क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह अवतल लेंस में बनता है। तो इस तरह से हम लोग का 26वां क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लेते हैं कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा, सही आंसर वह आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि काल्पनिक प्रतिबिंब, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, या उल्टा होता है, या दोनों होता है, या कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, हमेशा सीधा होता है। फिर 28 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है, उत्तल का, या अवतल का, या समतल का, या कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, अवतल। हमारा सही आंसर हो जाएगा अवतल। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमेशा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सब चीज़ों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम ही होते हैं। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। फिर 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान म्यू बराबर, जो हम लोग अपवर्तनांक में पढ़े हैं, साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटे साइन आर होता है। फिर अगला क्वेश्चन 35 है कि एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है सभी जगह समान मोटाई का होता है। ऑप्शन बी कहता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। फिर ऑप्शन सी कहता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सी नंबर होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा 36 नंबर होगा, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है।
m बराबर v बटे u होता है। m बराबर क्या होता है? v बटे u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में r बराबर 2f संबंध होता है। r बराबर 2f संबंध होता है, या f बराबर r बटे 2 संबंध स्थापित होता है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में हमेशा कैसा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है, जब उत्तल लेंस में बिंब को f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी छोटा और वास्तविक, ऑप्शन सी छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन डी बड़ा और काल्पनिक। इसका जो सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा, ए नंबर हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। फिर 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए गोलीय दर्पण, ऑप्शन नंबर बी त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा गोलीय लेंस। क्या हो जाएगा? गोलीय लेंस। फिर हम लोग देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या होगा? सी उत्तल दर्पण आंसर होगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। इतना इजी क्वेश्चन था। फिर 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? इसका जो SI मात्रक होता है वह मात्रक विहीन होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक विहीन होता है। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। फिर 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये दर्पण सूत्र होता है। ये सब्जेक्टिव में भी पूछता है सिद्ध करने के लिए। फिर यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा गोलीय 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ऑप्शन ए सी। ऑप्शन ए सी। 49 नंबर क्वेश्चन MVVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा आंसर। फिर 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दंत विशेषक, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, दंत विशेषक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? डॉक्टर जो होता है, दांत का जो डॉक्टर होता है वह अवतल दर्पण से किसी भी मरीज के दांत को देखता है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर 41 नंबर कहता है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। फिर 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, क्या होती है? अधिक होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। फिर 53 नंबर सवाल कहता है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? आभासी एवं सीधी। आभासी एवं सीधी।
फिर 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रकृति होती है, कैसी होती है? आभासी एवं सीधी। आभासी एवं सीधी होती है। 54 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 55 कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है? ऑप्शन नंबर इसका सही अनंत पर होती है। प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है, प्रतिबिंब अनंत पर बनती है। फिर ऑप्शन नंबर 56, क्वेश्चन 56 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 56 कहता है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो उत्तल दर्पण पर उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की जो बनता है वह अनंत पर बनता है। जब उत्तल लेंस में प्रतिवस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगी। फिर 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो बी होगा, और ये बी कहता है कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंदु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी ध्रुव पर। इसका जो सही आंसर होगा वह फोकस पर होगा। सही आंसर फोकस पर होगा। फिर हम लोग का 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी स्थिति होती है? तो स्थिति ये फोकस पर होती है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। फिर 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद पश्चात कैसी होती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। फिर हम लोग का 61 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, ऑप्शन बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ऑप्शन सी मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है, ऑप्शन डी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा बी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। इस सीरीज का, इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का ये लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है। एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसा होता है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है। तो इस तरह से हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का सारा ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे चैप्टर जो दूसरा है हम लोग का। वैसे किताब में ये तीसरा 2 चैप्टर लगभग हम लोग क्लियर कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव का, और ये तीसरा चैप्टर हम लोग के फिजिक्स में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार है। उसमें हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र के बारे में और रंग बिरंगी संसार से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो हम लोग 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। फिर हम लोग अब तीसरा चैप्टर नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बात और कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।